नमस्कार। मैं मयंक भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलटी कॉलेज सहरसा, आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्नातकोत्तर हिंदी सेमेस्टर 2 सीसी 7 के छात्रों के लिए यहां उपस्थित हैं। अर्थात आज का जो संवाद है उन विद्यार्थी मित्रों के लिए है, उन विद्यार्थी मित्रों के लिए विशेषतः केंद्रित है जो हमारे महाविद्यालय के सेमेस्टर 2 के छात्र हैं। सीसी 7 के अंतर्गत संस्कृत साहित्य के इतिहास का अध्ययन करना है और इस क्रम में पिछले कुछ संवाद हमारे हो चुके हैं जिसमें महाकाव्य के स्वरूप, महाकाव्य के लक्षणों पर किंचित चर्चा हुई थी। इसी पत्र के अंतर्गत विभिन्न महाकाव्यों का अध्ययन भी करना है और इस क्रम में सर्वप्रथम रामायण से प्रारंभ कर रहा हूं और आज रामायण के रचना काल के संदर्भ में थोड़ी चर्चा होगी। हम सब जानते हैं कि वाल्मीकि आदि कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं और उनका ग्रंथ रामायण आदि काव्य माना जाता है। प्रसिद्ध है कि जब क्रौंच वध देखा था वाल्मीकि ने तो उनके मन में करुणा जगी और उनके मुंह से सहसा अनुष्टुप छंद के रूप में निकला, मां निषाद प्रतिष्ठान त्वं गमा शाश्वती समा। और उसके बाद वाल्मीकि ने राम को केंद्र में रखकर इस अद्भुत ग्रंथ की चर्चा की जिसे हम रामायण के नाम से जानते हैं। एक किताब है सीता की खोज, मेरे गुरु परमादरणीय प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी की। उसमें सीता पर केंद्रित यह पुस्तक प्रोफेसर प्रधान की सीता की खोज पर केंद्रित है, जैसा कि इसके शीर्षक से स्पष्ट है। और इसका प्रारंभ किया है उन्होंने वाल्मीकि की सीता से और उसके प्रारंभ में लिखा है उन्होंने कि वाल्मीकि ने नारद से पूछा कि इस समय लोक में वीर्यवान, गुणवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यनिष्ठ, दृढ़वती, सबका हितैषी, विद्वान, समर्थ, प्रियदर्शन, आत्मवान, अनसूयक, क्रोधजयी किंतु क्रुद्ध होने पर जिससे देवता भी भयभीत हो जाएं, ऐसे समस्त मानवीय गुणों का भंडार, पूर्ण विकसित मनुष्य, सर्वश्रेष्ठ मानवीय आदर्श कौन है? और आदि आदि ऐसे कई सवाल किए और तब नारद ने उत्तर दिया, राम है ऐसे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य। और फिर राम के गुणों का विस्तृत वर्णन किया और राम का जीवन चरित संक्षेप में सुनाया, सीता की प्रशंसा की और उसके बाद यह ग्रंथ आगे बढ़ता है। तो रामायण के विशिष्ट गुणों, उसके विभिन्न पक्षों की चर्चा धीरे धीरे होगी, पर आज का संवाद रामायण के रचना काल पर केंद्रित है। एक पुस्तक है संस्कृत साहित्य का नवीन इतिहास, लेखक हैं श्री कृष्ण चैतन्य। उन्होंने अपने ग्रंथ में कहा कि प्रथम प्रतिभाशाली व्यक्ति महाकाव्य के लिए जो अवतरित हुए थे वे वाल्मीकि थे, जिन्होंने संसार को उसके महानतम अभिजात ग्रंथों की श्रृंखला में रामायण की भेंट दी। महाकाव्य की रचना किसी साधारण कवि से तो संभव नहीं, इसके लिए महाकवि ही चाहिए।
एक ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति चाहिए जो महाकाव्य की रचना कर सके। और इसमें जो पहले प्रतिभाशाली व्यक्ति थे वह थे वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना की और उसके बाद कई महाकाव्यों की श्रृंखला संस्कृत साहित्य में मिलती है। इस संदर्भ में डॉक्टर रामजी उपाध्याय ने भी स्पष्ट कहा है कि संस्कृत साहित्य के प्रथम महाकवि वाल्मीकि हैं, इसलिए उन्हें आदि कवि भी कहते हैं। पहले कवि, आदि कवि। महर्षि च्यवन की परंपरा में वाल्मीकि ऋषि थे। उनका स्थान तत्कालीन महर्षियों में सर्वोच्च था। वाल्मीकि में लोक कल्याण की भावना अपरिमित थी। इस भावना से प्रेरित होकर उन्होंने लोक पथ प्रशस्त बनाने के उद्देश्य से रामायण की रचना की थी। विचारों की जिस उदात्त पृष्ठभूमि पर राम कथा प्रतिष्ठित की गई है, उसका उद्भव आदि कवि के हृदय से हुआ है। यानी एक उदात्त पृष्ठभूमि है रामायण के पीछे। लोक भावना, लोक मंगल की भावना है। एक विराट हृदय चाहिए महाकाव्य की रचना के लिए, और रामायण की रचना ऐसे ही हृदय से महर्षि वाल्मीकि ने की। पर जब हम कहते हैं कि आदि कवि वाल्मीकि हैं, तो स्वाभाविक है पहला सवाल उठता है उनके समय का। परंतु हम सब जानते हैं, बार बार इसकी चर्चा होती है कि भारतीय परंपरा में इतिहास एक रेखीय गति से नहीं देखा जाता था, इसलिए बहुत तिथि आदि की चिंता होती नहीं थी। परंतु जब इतिहास के आज का स्वरूप निर्धारित हुआ, तो यह प्रश्न उठने लगा उनके रचना काल का। और ये विभिन्न ग्रंथों की तरह इसके भी रचना काल निर्धारण का प्रश्न उलझा हुआ है। रामायण की रचना कब हुई, इसका एक पंक्ति में उत्तर देना कठिन है। कई विद्वानों ने इस पर अपने अपने तरीके से विचार किया है। और किसी भी रचना का काल निर्धारण दो प्रकार से करते हैं, एक तो बाह्य प्रमाण और दूसरा आभ्यंतरिक प्रमाण। बाह्य प्रमाण अर्थात रचना के बाहर कोई प्रमाण मिल जाए, कोई इतिहासकार लिख दे, कहीं कोई ऐसा शिलालेख मिल जाए, कोई पांडुलिपि मिल जाए, कोई प्रमाण मिले, तो ऐसे प्रमाण बाह्य प्रमाण हो गए। और रचना के अंदर जो प्रमाण मिलते हैं वह आभ्यंतरिक प्रमाण, यानी जिन चीजों का उल्लेख है रचना में, उनको हम दूसरी चीजों से मिलाते हैं, तुलना करते हैं, और इस आधार पर किसी निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। तो रामायण जब पहले पहल पश्चिम में विख्यात हुआ, उसमें बहुत सारे विद्वान मानते थे कि इसकी रचना बहुत प्राचीन काल में हुई है। श्लेगल के अनुसार तो इसकी रचना 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व, और जी गेरेसियो के अनुसार इसकी रचना हुई 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व। इन विद्वानों का एक मत आया कि यह रचना बहुत प्राचीन है, और इसकी समय सीमा 11-12 शताब्दी ईसा पूर्व तक ले गया। कुछ ऐसे भी विद्वान हुए जिन्होंने इस मत के ठीक विपरीत मत दिया और रामायण को उतना पुराना नहीं माना, बल्कि वो तो बहुत बाद की रचना मानते हैं। इस क्रम में दो नाम उल्लेखनीय हैं, जीटी वेलर का, डॉक्टर वेबर का। इन लोगों ने कहा कि रामायण पर यूनानी प्रभाव है, रामायण पर बौद्ध प्रभाव है, और स्वाभाविक है कि जब बौद्ध प्रभाव की बात मान लेंगे तो बौद्ध धर्म के उदय के बाद ही इसकी रचना निश्चित हो पाएगी। यदि रामायण पर बौद्ध प्रभाव माना जाएगा तो इसका रचना काल बौद्ध धर्म के उदय के बाद होगा। तो इस दृष्टि से तो बहुत अर्वाचीन, बहुत आधुनिक रचना हो जाएगी।
पर इन दोनों मतों के, बहुत प्राचीन मानने के मत का भी खंडन होता है और बहुत अर्वाचीन मानने के मत का भी खंडन होता है। डॉक्टर फादर कामिल बुल्के का एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है राम कथा, जो पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रकाशन विभाग से प्रकाशित होता था, अब लोक भारती ने प्रकाशित किया है। उस ग्रंथ में दोनों मतों का खंडन है, बहुत प्राचीन मानने के मत का भी और बहुत अर्वाचीन मानने के मत का भी खंडन किया गया है। और फादर बुल्के ने ही उस ग्रंथ में बताया है कि जब बाद में रामायण के बारे में बात होने लगी, उसके रचनाकाल की बात होती थी, तो अब रामायण के दो हिस्से करते हैं। अधिकतर विद्वान इस बात पर अब सहमत हैं कि रामायण दो प्रकार के, एक है आदि रामायण और एक है प्रचलित रामायण। यानी वाल्मीकि कृत रामायण के ही दो रूप विद्वानों ने निर्धारित किए हैं। एक आदि रामायण जिसके बारे में एकदम सब लोग पक्का है कि ये वाल्मीकि की प्रामाणिक रचना है, इतना वाल्मीकि ने अवश्य लिखा। पर आज जो रामायण वाल्मीकि कृत रामायण उपलब्ध है, जो प्रचलित है, उसका बहुतेरा अंश ऐसा है, कई हिस्से ऐसे हैं जिसके बारे में विद्वान मानते हैं कि ये प्रक्षिप्त है, यानी बाद में यह जोड़ दिया गया। और ये प्रक्षिप्त अंश विशेषतर बालकांड और उत्तरकांड माने जाते हैं। ऐसा नहीं कि बाकी जो कांड बचे वो कांड पूरी तरह प्रामाणिक है, ऐसा नहीं है, उनमें भी प्रक्षिप्त अंश माने गए हैं। पर यह बालकांड और सुंदरकांड तो बालकांड और उत्तरकांड, क्षमा करेंगे, बालकांड और उत्तरकांड प्रक्षिप्त अंश है, ऐसा विद्वान मानते हैं। डॉक्टर बुल्के के शब्दों में कहें तो रामायण के भिन्न भिन्न पाठों की तुलना करने पर स्पष्ट है कि उत्तरकांड बाद का लिखा हुआ है, यह हिस्सा बाद में लिखा गया। और बुल्के ने कहा है कि वास्तव में, जोर देकर उन्होंने कहा कि वास्तव में उत्तरकांड तथा बालकांड दोनों वाल्मीकि कृत रचना में नहीं थे। वाल्मीकि ने शुरू में जो रामायण लिखा उसमें ये दोनों कांड नहीं थे। वाल्मीकि कृत जो आदि रामायण है उसमें कांड संख्या 2 से लेकर 6 तक, और फिर जो प्रचलित वाल्मीकि रामायण है यानी कांड संख्या 1 से लेकर 7 तक, बालकांड और शुरू में मिला दे और उत्तरकांड बाद में मिला दे। तो इन दोनों में जो अंतर हुआ, यह अंतर बहुत कम समय में नहीं आ सकता, ये धीरे धीरे यह अंतर आया होगा, क्योंकि कोई भी प्रक्षिप्त अंश अचानक कोई नहीं जोड़ देता है, पहले कुछ हिस्सा जुड़ा, फिर कुछ हिस्सा जुड़ा, फिर कुछ हिस्सा जुड़ा, इस प्रकार। और चूंकि लोक मत के अनुरूप में, लोक मत के द्वारा स्वीकार भी हुआ जाना चाहिए, आज अचानक कोई रामायण में कुछ जोड़ दे तो लोग तो स्वीकार करेगा नहीं। तो धीरे धीरे जनता की चित्तवृत्ति इसको स्वीकार करती है और यह परिवर्तन बहुत आहिस्ता आहिस्ता होते हैं। तो फादर बुल्के का कहना है कि इन दोनों रूपों में, वाल्मीकि कृत रामायण का जो आदि रूप है और वाल्मीकि कृत रामायण का जो प्रचलित रूप है, इन दोनों रूपों में बहुत समय के का अंतराल है। यानी वाल्मीकि कृत आदि रामायण और वाल्मीकि कृत प्रचलित रामायण, इन दोनों का रचना काल एक नहीं है। वाल्मीकि कृत प्रचलित रामायण में जो अंतर आया, वो अंतर आते आते बहुत समय बीत गया होगा। छोटे मोटे प्रक्षेपों को छोड़कर जो प्रचलित वाल्मीकि रामायण है, यानी जिसमें कांड संख्या 1 से लेकर 7 है, 7 कांड है, वह कम से कम दूसरी शताब्दी ईस्वी का है, यह बहुसंख्यक विद्वान मानते हैं। दूसरी शताब्दी ईस्वी यानी कहा हम लोग ले जा रहे थे कि 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व,
तो विद्वान मानते हैं कि जो प्रचलित वाल्मीकि रामायण है कम से कम दूसरी शताब्दी ईस्वी का है, इस पर सहमति थी। इस संबंध में चंद्रशेखर पांडे जी का मत लेखनीय है। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि रामायण का रचना काल जो निर्धारित करेंगे उसके पीछे उन्होंने 7 सिद्धांत दिए कि इन सिद्धांतों पर विचार करने के उपरांत रामायण का रचना काल निर्धारित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि रामायण के बाल कांड और उत्तर कांड के निर्माण और अयोध्या कांड से सुंदर कांड तक की रचना में समय का पर्याप्त अंतर है। जैसे अभी चर्चा की गई, बाल कांड और उत्तर कांड प्रक्षिप्त है, जिनमें वाल्मीकि एक पौराणिक व्यक्ति के रूप में माने जाने लगे थे। जानते हैं कि उत्तरकांड में जब वाल्मीकि रामायण में सीता का निर्वासन होता है, अभी मैं जिस पुस्तक की चर्चा कर रहा था अपने गुरुदेव अवधेश प्रधान की पुस्तक सीता की खोज, जो नई किताब प्रकाशन से आई है, बहुत अद्भुत वर्णन उसमें गुरुदेव ने किया है। विस्तार से अभी उस पर चर्चा करने का उद्देश्य नहीं है, कभी फिर उस पर विशेष चर्चा करूंगा। सीता जब अग्नि में प्रविष्ट होती है, उस समय का दृश्य खुद वाल्मीकि गवाही देते, खुद वाल्मीकि कथा में उपस्थित है। वहां वाल्मीकि के आश्रम में ही लवकुश का पालन पोषण होता है, शिक्षा देते हैं वाल्मीकि। यानी वाल्मीकि कृत रामायण में स्वयं वाल्मीकि भी उपस्थित हैं। यानी उस समय वाल्मीकि एक पौराणिक व्यक्ति के रूप में माने जाने लगे होंगे, तभी बाद में इन अंशों को किसी ने जोड़ा। तो माना जाता है कि भाई रामायण में, वाल्मीकि कृत रामायण में बालकांड और उत्तरकांड शुरू में नहीं थे। दूसरा सिद्धांत उन्होंने दिया कि महाभारत के कई आख्यान रामायण के आधार पर निर्मित हैं। युधिष्ठिर ने तो सवाल ही पूछा कि मेरे जैसा भी कोई हतभागी पुरुष कोई दूसरा रहा है? और तब युधिष्ठिर को बताया गया कि हाँ, एक और थे, राम। और फिर वो उस कथा का संकेत महाभारत में आता है। तो महाभारत के कई आख्यान रामायण के आधार पर निर्मित हैं, और महाभारत में भी वाल्मीकि का उल्लेख एक पौराणिक मुनि के रूप में पाया जाता है। अतः इस विदित होता है कि जिस समय महाभारत ने अपना वर्तमान रूप धारण किया, उससे पूर्व रामायण की गणना एक प्राचीन ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थी। महाभारत के भी तो कई संस्करण है, एक पुराना रूप माना जाता है फिर बाद में, लेकिन उस सब की चर्चा महाभारत पे जब चर्चा होगी तो विस्तार से करूंगा। महाभारत का अंतिम संस्करण 400 ईस्वी में माना जाता है, और रामायण का इससे पूर्व 200 ईस्वी में पूरा हो चुका था। बौद्ध त्रिपिटकों में रामचरित्र संबंधी वह प्राचीनतम रूप विद्यमान है, जिसको कि चारणों ने पहले पहल गाकर प्रचारित किया। और फिर पांचवी बात उन्होंने स्पष्ट कही कि रामायण बौद्ध धर्म एवं ग्रीक प्रभावों से सर्वथा अछूती है। जो पहले मैंने उल्लेख किया, डॉक्टर वेबर का उल्लेख किया था, ऐसे कुछ विद्वान मानते थे कि रामायण पे बौद्ध प्रभाव है, यूनानी प्रभाव है। तो चंद्रशेखर पांडे जी ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उन प्रभावों से बिल्कुल अछूती रचना है। और कहा कि रामायण की मूल कथा बौद्ध धर्म के आविर्भाव से पूर्व की है, और उसकी रचना लगभग 500 ईसा पूर्व में हो चुकी थी। चंद्रशेखर पांडे जी के बाद हम लोग अब वाचस्पति गैरोला जी के तर्कों को देखते हैं। उन्होंने रामायण का रचना काल 500 ईसा पूर्व माना है, और उन्होंने रामायण के अंतः साक्ष्यों के आधार पर कुछ तर्क दिए हैं। जिस तर्क की पहले चर्चा करना चाहता हूं कि वह है कि बौद्ध साहित्य में पाटिल नाम के एक गांव का वर्णन मिलता है।
एक साधारण से गांव का वर्णन मिलता है, पाटिल। उस पाटिल ग्राम को मगध के नरेश अजात शत्रु ने एक नगर के रूप में बसाया 500 ईसा पूर्व के आसपास। जो पाटलिपुत्र है आज बिहार की राजधानी पटना। तो अजात शत्रु ने वज्जी लोगों के आक्रमणों की रक्षा के लिए पाटलिपुत्र नगर को बसाया और उन्होंने गंगा और सोन के संगम पर एक परकोटा बनाया था। रामायण में भी गंगा और सोन का जिक्र आता है। यदि पाटलिपुत्र नगर उससे पहले बस गया होता तो उसमें उल्लेख मिलना चाहिए था। अब जब हम यह मानते हैं कि पाटलिपुत्र नगर 500 ईसा पूर्व के आसपास बन गया है और रामायण में पाटलिपुत्र का जिक्र नहीं है, तो इससे एक निष्कर्ष मिलता है कि कम से कम 500 ईसा पूर्व के पहले रामायण की रचना हो चुकी थी। क्योंकि जब पूरा वर्णन है राम लक्ष्मण कैसे जाते हैं, कहां कहां मुनियों के आश्रम है, तो यदि पाटलिपुत्र नगर रहता उस रचना के जमाने में तो कुछ उल्लेख मिलना चाहिए था। दूसरा तर्क उन्होंने दिया कि कौशल जनपद की राजधानी रामायण में अयोध्या बताई गई है। जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य में उसी का नाम है साकेत। और राम के पुत्र जो कह जाते हैं लव, उन्होंने अपनी राजधानी श्रावस्ती बनाई। तो इस दृष्टि से यह प्रमाणित होता है कि रामायण की रचना तभी हो चुकी थी जब कौशल जनपद की राजधानी श्रावस्ती में न होकर अयोध्या में थी। बुद्ध के जो समकालीन कौशल नरेश थे उनकी राजधानी भी श्रावस्ती थी। और इससे यह पता चलता है कि श्रावस्ती राजधानी की स्थापना से भी पहले रामायण की रचना हो गई थी। और तीसरा तर्क उन्होंने दिया कि बुद्ध के समय वैशाली राजतंत्र का पर्याप्त उल्लेख मिलता है और रामायण काल में यह क्षेत्र विशाला और मिथिला दो राजतंत्रों में विभाजित था। विशाला के राजा थे उस समय सुमित, और यह जो नामकरण हुआ था वह राजा इक्ष्वाकु एवं रानी अलम्बुसा से उत्पन्न पुत्र था विशाल, उसके द्वारा यह नगर बनाया गया, इसीलिए विशाला नाम उस नगर का पड़ता है। मिथिला में उस समय जनक वंश के राजा थे, राजा शिरध्वज जनक। और इससे इन तर्कों के आधार पर भी उनका निष्कर्ष है कि रामायण की रचना बुद्ध से पहले हो चुकी थी। अब हम लोग बलदेव उपाध्याय के तर्क पर को देखते हैं। रामायण के आभ्यंतरिक प्रमाणों के आधार पर और कुछ बाह्य प्रमाणों के आधार पर उन्होंने कहा, इतना तो माना कि रामायण का रचना काल ईसा से पूर्व है। उनका कहना है कि राम वैदिक, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों में मर्यादा पुरुष माने जाते हैं। उल्लेख मिलता है राम का। बौद्ध साहित्य में और जैन साहित्य में राम कथा का निर्देश स्पष्ट मिलता है। जैन कवि विमल सूर्य ने राम कथा को पौमचरे नामक प्राकृत भाषा के महाकाव्य में निबद्ध किया। विमल सूर्य ने इस काव्य की रचना महावीर की मृत्यु से 530 साल पहले यानी लगभग 62 ईस्वी में की। यह काव्य वाल्मीकि के रामायण को आदर्श मानकर जैन धर्मावलंबियों को इस मर्यादा पुरुष के चरित्र से परिचय प्राप्त कराने के लिए ही किया गया। महाकवि अश्वघोष ने अपने युद्ध चरित में सुंदर कांड की अनेक रमणीय उपमाओं और उत्प्रेक्षाओं को निबद्ध किया है। बौद्धों के अनेक जातकों में राम कथा का स्पष्ट निर्देश है। दशरथ जातक तो राम कथा का पूरा आख्यान ही है, जिसमें राम पंडित बुद्ध के ही पूर्वकालीन प्रतिनिधि माने गए हैं।
वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक भी इस जातक में पाली रूप में उपलब्ध होता है। हालांकि जातकों का समय निरूपण भी बहुत स्पष्ट नहीं है, वह भी विवाद का विषय है, फिर भी उसकी कथाएं इस देश में उससे पहले उपलब्ध थी। लेकिन माना जाता है कि तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में कम से कम जातक का निर्माण हो गया। अब जब तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में हम जातक कथाओं का निर्माण मान रहे हैं और उस पर राम कथा का प्रभाव मान रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि रामायण की रचना तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व से पहले की होगी। और इस आधार पर 300 ईसा पूर्व रामायण की रचना मानी जाती है, इन तर्कों के आधार पर। एक विदेशी विद्वान है एम विंटरनित्ज, उन्होंने भी रामायण के रचना काल संबंधी मान्यताओं का बहुत विस्तृत विश्लेषण किया और इस बृहद विवेचन विश्लेषण के परिणाम स्वरूप उन्होंने एच याकोबी के निष्कर्षों से अपनी सहमति जताई। एच याकोबी पहली या दूसरी शताब्दी ईस्वी को रामायण का काल मानते हैं। एम विंटरनित्ज ने कहा कि यह दूसरी शताब्दी ईस्वी ज्यादा समीचीन है। एक और इस संबंध में अधिकारी विद्वान है सीवी वैद्य, उन्होंने इसका काल दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व माना। नहीं, उन्होंने कहा कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच में इसकी रचना हो सकती है, और यद्यपि उनका मत था कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व ज्यादा संभव है। डॉक्टर बुल्के ने लिखा है कि कालिदास के समय में रामायण ने अपना प्रचलित रूप धारण कर लिया था। कालिदास की रचनाओं में भी राम कथा मिलती है, विस्तार से मिलती है। और महाभारत के आरण्यक पर्व के रचना काल में बाल कांड तथा उत्तर कांड की कुछ सामग्री प्रचलित हो गई थी। अतः अधिक संभव है कि प्रचलित रामायण का रूप दूसरी शताब्दी ईस्वी के बाद का नहीं है। आदि रामायण प्रचलित रामायण से इतना भिन्न है कि इस महत्वपूर्ण विकास के लिए कई शताब्दियों की आवश्यकता प्रतीत होती है। कई शताब्दियां लगी होंगी इन परिवर्तनों के होने में। अतः वाल्मीकि कृत रचना कम से कम तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की होगी, डॉक्टर बुल्के का कहना है। पर कई विद्वान वाल्मीकि कृत रामायण की रचना इससे और पहले मानते हैं। एम मोनियर विलियम्स और सीवी वैद्य के अनुसार प्रमाणित वाल्मीकि कृत रामायण में बौद्ध धर्म का निर्देश नहीं मिलता, इसलिए इसकी रचना बुद्ध के पूर्व या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई होगी। लेकिन डॉक्टर बुल्के के अनुसार बौद्ध साहित्य तथा जातकों की सामग्री के विश्लेषण से स्पष्ट है कि त्रिपिटक के रचना काल में राम कथा संबंधी स्फुट आख्यान प्रचलित हो चुका था, लेकिन रामायण की रचना नहीं हो पाई थी। बुल्के यहां भेद करते हैं, कहते हैं कि राम कथा संबंधी कुछ बातें स्फुट आख्यान प्रचलित हुए थे, लेकिन उस समय तक रामायण की रचना नहीं हुई थी। जो बातें कही गई कि उसमें राम कथा का प्रभाव है, तो वह स्फुट आख्यानों के प्रभाव से है। डॉक्टर बुल्के के अनुसार उन्होंने कहा कि उस समय रामायण की रचना नहीं हुई। डॉक्टर याकोबी रामायण का रचना काल 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले 6ठी और 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में मानते हैं। ए मैकडोनल ने अपने संस्कृत साहित्य के इतिहास में याकोबी के तर्क को स्वीकार कर रामायण को बुद्ध के पूर्व का माना। बाद में उन्होंने छंद शास्त्र की दृष्टि से पाली गाथाओं तथा रामायण के श्लोकों की तुलना के आधार पर माना कि वाल्मीकि रामायण की रचना 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में हुई थी। उनके अनुसार रामायण दूसरी शताब्दी ईस्वी के अंत तक अपना वर्तमान रूप धारण कर चुका था। डॉक्टर याकोबी के 20 साल के बाद एबी कीथ का ग्रंथ आया। उन्होंने डॉक्टर याकोबी के तर्कों का विस्तृत विश्लेषण किया, उसका खंडन किया, और उनके अनुसार आदि रामायण की रचना 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई है। एम विंटरनित्ज प्रायः एबी कीथ से सहमत हैं, लेकिन वे वाल्मीकि को तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का मानते हैं।
और इन सारे तर्कों का विश्लेषण करने के बाद डॉक्टर बुल्के को लगता है कि वाल्मीकि ने लगभग 300 ईसा पूर्व अपनी इस अमर रचना की सृष्टि की है। उन्होंने एक और तर्क दिया इसके पीछे कि पाणिनि का जो व्याकरण प्रसिद्ध है अष्टाध्यायी, उसमें रामायण वाल्मीकि अथवा रामायण के प्रमुख पात्रों दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण आदि का उल्लेख नहीं मिलता। डॉक्टर बुल्के ने कहा कि पाणिनि के ग्रंथ में रामायण के जो प्रमुख पात्र हैं उनका उल्लेख नहीं है। उनके समय में राम कथा प्रचलित होगी क्योंकि उन कुछ सूत्रों में कैकेयी, कौशल्या और शूर्पणखा का संकेत मिलता है। पर यदि रामायण की रचना हो गई होती तो शायद पाणिनि के अष्टाध्यायी में राम कथा के प्रमुख पात्रों का जिक्र ज्यादा मिलता। पाणिनि के अष्टाध्यायी का जो गण पाठ है उसमें परिवर्तन होता रहा, इसलिए बुल्के स्पष्ट कहते हैं कि गण पाठ में उनका उल्लेख मिलता है मुख्य पात्रों का, लेकिन उसके आधार पर हम तर्क नहीं दे सकते कि गण पाठ में रामायण के मुख्य पात्रों के नाम मिलते हैं इसलिए उससे पहले रामायण की रचना हो गई थी। वो कहते हैं कि नहीं, गण पाठ का तर्क बहुत विश्वसनीय नहीं है। पर कुल मिलाकर कहना यह कि 300 ईसा पूर्व के आसपास इसका रचना काल डॉक्टर बुल्के मानते हैं और अधिकतर विद्वान इस तर्क से सहमत होते हैं। अब इन विद्वानों में से किसका निष्कर्ष सही है गलत है इस पर मत देने का मैं अधिकारी नहीं हूं, इसलिए अपने विद्यार्थी मित्रों के समक्ष मैंने अपने ये सारे तर्क रख दिए। आगे की कक्षाओं में रामायण से संबंधित विभिन्न विषयों पर और विभिन्न महाकाव्यों पर चर्चा होगी। आज का जो यह संवाद है उसके लिए और इस पूरी ही चर्चा के लिए संस्कृत साहित्य का इतिहास राधा वल्लभ त्रिपाठी विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी से प्रकाशित बलदेव उपाध्याय का ग्रंथ संस्कृत आलोचना और फादर कामिल बुल्के लोक भारतीय प्रकाशन से जो जिसका जिक्र किया राम कथा, इन सब का आभार प्रकट करता हूं कि इनसे सामग्री मिली, अपने विद्यार्थी मित्रों के लिए उपस्थित किया मैंने और अपने विद्यार्थी मित्रों से अनुरोध है कि ये ग्रंथ वह अवश्य, आशा है इस कोविड काल में आपसे ऑनलाइन माध्यम से जो है संपर्क हो रहा है, इससे आप लाभान्वित हो रहे होंगे। आप जुड़े हुए हैं इस माध्यम से, इसके लिए धन्यवाद। आपके सहयोग के लिए, साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।